चुपके से सबको बताएंगे कि देखो ये सबको ये गठिया के इतने पेशेंट्स है, सबको ये मेडिसिन दिया जा रहा है, पर उसमें से कुछ लोगों को मेडिसिन मिलेगी, ठीक है, वो जो पानी जैसी जो आपने मेडिसिन बनाई है, 2 बूंद आपको सुबह 2 बूंद शाम ऐसे करके सबको देना है 10 दिन तक, तो उसमें से जो दिया जाएगा डोसेज, तो आधी जो उसमें आबादी रहेगी, हाफ पॉपुलेशन, उसको जो है आप एक्चुअली में क्या करेंगे कि मेडिसिन देंगे, और बाकी जो होगी ना, उसमें मेडिसिन नहीं होगा, वो सादा पानी होगा, इसको मेडिसिन बोल करके दिया जाएगा। तो ये आपको पता है कि किसको क्या दिया जा रहा है, और सामने किसी को नहीं पता है कि किसको दवाई मिल रही है और किसको पानी मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सब लोग सोचेंगे कि दवाई ले रहे हैं। तो 10 दिन के बाद जो है ना, 10 दिन के बाद जो है क्या हो जाएगा कि देखा गया, तो 10 दिन के बाद देखा जाएगा कि जिन लोगों को दवाई नहीं दी गई थी, जिन लोगों को सादा पानी दवाई बोल के दिया गया था, उनके गठिया का स्तर कैसा है, और जिन लोगों को प्रॉपर मेडिसिन दी गई थी, उनमें जो है सुधार का स्तर कैसा है, उनका गठिया का स्तर कैसा है। तो क्या होना चाहिए बताइए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए ऐसे करेंगे तो? 2 ग्रुप में आएंगे, तो एक ग्रुप जिसको दवाई दी गई है और दूसरे ग्रुप जिसको दवाई नहीं दी गई है, क्या दोनों में इम्प्रूवमेंट मिलेगा? जिसको दवाई दी गई है उसमें ना और मिलेगा, जिसको नहीं जिसमें दी गई है उसमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये जो ग्रुप होता है ना, जिसको मतलब दवाई नहीं दी गई है, उसको कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, यानी कि जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो केस ग्रुप क्या होता है, जिसके ऊपर किया जाता है। तो जिन लोगों को दवाई दिया गया था वो वाला ग्रुप हो गया केस ग्रुप, और जिन लोगों को जो है ना, जिनके ऊपर ऐसे ही फेक नकली काम किया जा रहा था, वो होता है कंट्रोल ग्रुप। तो क्यों करते हैं सर ऐसा? इसीलिए करते हैं ताकि जो है ना वो अंतर पता चले। अब मेडिसिन के क्षेत्र में क्या होता है, जब आप मेडिकल रिसर्च और उसके पेपर्स को पढ़ेंगे, तो आश्चर्यजनक सबसे बड़ी हैरत वाली बात क्या है, जैसे आप लोगों ने बोला ना कि मेडिसिन का इतना असर और इसका इतना असर, तो पता चला यूजुअली जो भी रिसर्चेज होते हैं मेडिकल के, तो उसमें पता चलता है कि जिनको पानी भी दिया गया था उनका भी जो है ठीक हो गया, ठीक है, और जिनको दवाई दिया जा रहा था उनका भी जो है मतलब सुधार है, और जिसको कुछ नहीं दिया जा रहा था उसका उतना ही है। तो ये कैसे हो गया कि जिसको पानी दी जा रही थी उसका सुधार हो गया, और जिसको दवाई दे रहा था उसका भी सुधार हुआ। फिर बोला गया कि अंतर देखो, तो जिसको नहीं दिया गया था, कुछ भी नहीं दिया गया था, ना पानी दिया गया था ना दवाई दिया गया था, मान लीजिए तीसरा ग्रुप उसमें क्रिएट कर लिया गया, तो जिसको कुछ भी नहीं दिया गया था, उससे जब मेजरमेंट किया जाएगा दवाई वाले को, तो दवाई वाले को हाई मार्जिन मिलेगा, ठीक है, कि दवाई वाले जिसको दिया गया उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट था। फिर उसके बाद देखेंगे जिसको पानी दिया गया था, अब उसके रिजल्ट को कंपेयर करेंगे इससे तो भी ज्यादा मिलता है। तो ये प्रश्न उठ गया ना कि अगर दवाई और पानी से जो है दोनों से ठीक हो रहा है, तो सादा पानी से कैसे ठीक हो रहा है? इसी चीज को कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट, ठीक है। तो जब कंट्रोल ग्रुप से हमको रिजल्ट मिलने लगते हैं तो इसको कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट, ठीक है। ये आश्चर्यजनक वाली बात है, और यहीं से जो है ना एक प्रश्न लोगों के मन में उठता है, और मतलब रिसर्च मेथड में प्लेसबो इफेक्ट होने के कारण एक चीज कही जाती है मेडिकल साइंस में कि एवरीथिंग इज अबाउट बिलीफ, ठीक है। बिलीफ की ताकत यहीं से आती है कि उन लोगों ने बिलीव किया कि हमें मेडिसिन मिल रही है, और उस बिलीफ के कारण वो क्योर हो गए। तो ये मिराकुलस नहीं है तो क्या हुआ, क्या हो गया, देखा गया कि कंट्रोल ग्रुप में, मेडिसिन के केस में हम बता रहे हैं, सब चीज के केस में नहीं, ये भी पाया गया है कि जिसको मेडिसिन दिया गया था, अगर मान लीजिए उसका 96% इम्प्रूवमेंट है, तो कंट्रोल ग्रुप का 94% इम्प्रूवमेंट, मात्र 2% का अंतर है। तो इतना, मात्र 2% का अंतर के लिए मेडिसिन क्यों सर नहीं बिलीव से काम करती? कंट्रोल ग्रुप के नीचे क्या लिखे हैं? प्लेसबो इफेक्ट लिखे हैं, PLACEBO, प्लेसबो इफेक्ट। इसी को प्लासबो इफेक्ट भी कहते हैं हिंदी में। तो जब कंट्रोल ग्रुप से भी ना हमको रिजल्ट मिल जाता है तो ये शॉक वाली बात होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि अरे प्लेसबो इफेक्ट है, तो प्लेसबो इफेक्ट को बोल के हम लोग नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम लोग को केस ग्रुप के आउटकम पे ध्यान देना है। तो अब क्या हुआ, देखिए नाम से स्पष्ट है, केस ग्रुप समझ गए, कंट्रोल ग्रुप समझ गए, तो केस कंट्रोल स्टडीज, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, एक, हाँ, एक केस वाले ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है रेफरेंट स्टडीज। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा मतलब नहीं,
रेफरेंस स्टडीज। केस कंट्रोल स्टडीज क्या है कि दो ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, किसको, केस ग्रुप को और कंट्रोल ग्रुप को, ठीक है। तो जिसमें एक के पास आउटकम था या डिजीज था और दूसरे के पास आउटकम या डिजीज नहीं था। मान लीजिए कि दो ग्रुप हमने बनाए, ठीक है। ग्रुप 1 केस ग्रुप है और ये ग्रुप 2 है कंट्रोल ग्रुप है। तो केस ग्रुप हो गया, कंट्रोल ग्रुप हो गया, दो चीजें हो गई। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं केस ग्रुप में क्या होगा, आउटकम जो परिणाम होगा वो होगा या तो डिजीज होगा। जैसे मान लीजिए एक बीमारी का हम लोग डिजीज, किसी बीमारी पे स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर ऑफ, रोगियों के बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हैं। तो एक ग्रुप में जो है ना क्या करेंगे हम लोग, हेल्दी पीपल रखेंगे और एक ग्रुप में क्या करेंगे, अनहेल्दी डिजीज वाले पीपल रखेंगे और दोनों के बिहेवियर का स्टडी करेंगे हम लोग। तो हो गया केस कंट्रोल सेटअप। कि हम लोग क्या करेंगे कि कोई ना कोई एक जो है ना ऐसा रखेंगे ग्रुप जो कि नॉर्मल हो, जिसमें हमको रिजल्ट नहीं मिलता, जिसमें आउटकम नहीं मिलता, जिसमें डिजीज नहीं मिलता, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे वाले ग्रुप में जिसमें हमको डेटा मिल रहा है या डिसीज मिल रहा है या आउटकम मिल रहा है। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? मैं अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है ना, केस कंट्रोल स्टडीज में हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, यानी पीछे का। ये इंपॉर्टेंट है केस कंट्रोल या रेफरेंस स्टडीज में, यानी पास्ट का, ठीक है। पास्ट, पीछे की चीजों को जाकर के सर्वे करके रिव्यू करके जो चीजें, जो घटनाएं घट चुकी होती हैं उसको जाकर के हम लोग देखते हैं और उसका असेसमेंट करते हैं। तो केस कंट्रोल में क्या है कि पहले डेटा जब कलेक्ट होगा तो घटना तो पीछे ही घटी हुई होगी ना, जो चीज जैसे डिजीज वाली वो चीज और बिना डिजीज का है, तो उसके बाद हमको डेटा मिल गया तो उस डेटा को हम लोग देखते हैं। अब इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़े थे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, किसी किसी को याद है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस? सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन इज इतना इतना इतना। हाँ सर, वो तो मैथ टाइप से था सर। हाँ वो जो था ना अंतर, माध्ययों का अंतर जो है, क्या है सिग्निफिकेंट को क्या बोलते थे हम लोग कि मतलब वैल्यू रखता है या ऐसे करके कुछ, कुछ तो उसमें लिखते थे कि माध्ययों का अंतर जो है मायने रखता है या ऐसे करके कुछ बताते थे, या फिर इतना है तो मायने बहुत कम है इसीलिए मायने नहीं रखता, ऐसे करके कुछ लिखते थे स्टैटिस्टिक्स में। तो यहीं पे है ना उसका कि जो स्तर बताते थे सर, लेवल जो बताते हाँ थे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एग्जैक्टली। हम्म। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस जो है यहाँ पे, अब वो हम लोग क्या करते थे उसमें, उसमें तो हम लोग मैथ बनाते थे और टेबल से देख करके लेवल बता देते थे। पर वो एक्चुअली में था क्या, देखिए वही समझना है हम लोग को। सिग्नि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस होना चाहिए ये एक्चुअली। चलिए स्टैटिस्टिकल, जैसे दो चीजों में अगर अंतर निकल गया, ठीक है, अभी कंट्रोल ग्रुप था और तो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रलाइज्ड मेजर निकालते हैं। सेंट्रलाइज्ड मतलब 1000 डेटा सेट को किसी एक डेटा से दिखाना। तो क्या करेंगे हम, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का यूज करेंगे, मीन का यूज करेंगे, मीडियन का यूज करेंगे या मॉडुलस का यूज करेंगे, किस पे यूज करेंगे, ये देख करके कि डेटा हमारा कैसे मतलब फैला हुआ है। जैसे कब मीन मीडियन मोड का यूज कब कब किया जाता है, जानते हैं कोई? जब डेटा में कोई एक फ्रीक्वेंसी आपको बार बार दिखाई पड़ती है, ठीक है, कि जो है वो बहुत बार है मतलब रिपीट हो रही है, तो आप क्या करते हैं, बहुलक यानी कई बार जो आ रहा है तो आप उसको जो है मोड निकाल देते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में जो है ना काले रंग के बच्चे बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहिएगा कि जो है ब्लैक क्लास है एक तरीके से। तो वो क्या हो गया, मॉडुलस हो गया, कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है सबसे ज्यादा है तो वो मॉडुलस हो गया। मीन क्या होता है, मीन होता है स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो मीन कब यूज होता है, मीन तब यूज होता है जब डेटा में आउटलायर नहीं होता है। आउटलायर का मतलब क्या, एक्सट्रीम वैल्यूज, जब डेटा के बीच, जब डेटा का रेंज कम होता है ना, रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो जब डेटा का रेंज कम होता है यानी कि डेटा बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं है, तो यही कहते हैं ना सबसे पहले
तो आप लोगों ने सुना होगा एक प्रसरण विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो वो चीज है। जैसे डेटा का रेंज अगर बहुत ज्यादा होगा, बहुत फैला हुआ वैल्यूज होगा, एक 0.1 वैल्यू है, उधर 10 करोड़ वैल्यू, तो उसका आप बीच के नंबर्स का आप मीन निकालिएगा तो क्या निकलेगा, जो है 0 पॉइंट समथिंग है और उधर 10 करोड़ है, तो बीच में कहीं पे निकलेगा 5 करोड़ के आसपास। अब 5 करोड़ और 0 के बीच में तो बहुत ज्यादा अंतर है, 5 करोड़ और इसके बीच में 10 करोड़ के बीच में भी बहुत ज्यादा अंतर है, तो 5 करोड़ ने रिप्रेजेंट किया उस पूरे डेटा सेट को? नहीं किया। तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, मीन नहीं यूज करते। मतलब इस सबको कॉमन तरीके से समझिए, कोई इसको मैथ के जैसा नहीं, मीन वहां पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा में आउटलायर्स है ना, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि बिगाड़ देता है चीजों को। जैसे मान लीजिए एक क्लास में कोई मैट्रिक का क्लास है, ठीक है। अब कोई आदमी उसमें जो है ना, सारे बच्चे कितने एज ग्रुप के होंगे मैट्रिक के क्लास में, 13 से लेकर के 15-16, ज्यादा से ज्यादा इसी एज ग्रुप के होंगे, नहीं होंगे? अब उसमें क्या हो गया कि प्रौढ़ शिक्षा वाले कुछ लोगों ने आके एडमिशन करा लिया, ठीक है। तो उसमें जो है 5 लोग, 3 लोग मान लीजिए प्रौढ़ शिक्षा वालों ने आके एडमिशन करा लिया जो 80+ जिनका एज है। अब उसके बाद एवरेज निकालिएगा तो क्या निकलेगा, एवरेज सही निकलेगा, रिप्रेजेंट करेगा? नहीं निकलेगा। तो वहां पे हम लोग मीन का यूज नहीं करते। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, जैसे कहता है ना, मनुष्य का जो सेंटर होता है, कहाँ पे होता है, नाभि में होता है। नाभि से पकड़ के आप किसी को उठा दीजिएगा तो एकदम वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए सेंट्रल टेंडेंसी के लिए क्या करना है कि हम लोग को, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि टोटल एक लाइन में बताना है सारी पूरी बात को, डेटा को। तो 2 डेटा सेट था, दोनों डेटा सेट का हमने सेंट्रल मेजर निकाल लिया और हमने एक वैल्यू दे दिया उसको। जैसे मान लीजिए कि 1000 का है ना, ठीक है। तो 1000 का हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है उसको कुछ वैल्यू निकला, मान लीजिए 5 पॉइंट समथिंग, और उधर भी 5.67 निकला, उधर 5.43 निकला। अब ये दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये क्या है, कम होगा या ज्यादा होगा? जितना अंतर होगा, क्या उस अंतर का कोई मायने है? अगर मान लीजिए कि जैसे हम इम्प्रूवमेंट यहाँ बताएं, है ना, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, केस ग्रुप पर हमने दवाई चलाई तो हमें मिला 96% का इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप में जो है हमें मिला 95% का इम्प्रूवमेंट। अब बताओ, सिर्फ 1% अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इस ड्रग की क्या एफिकेसी है? 1%। ड्रग की एफिकेसी का मतलब है, दवाई की जो एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है कि प्रभावशीलता, कि दवाई जो है कितनी प्रभावी होगी। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस दवाई की प्रभावशीलता तो सिर्फ 1% रही, तो क्या इसको अच्छा दवाई माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो यही जो है ना, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस देखा जाता है कि अगर जो दोनों में अंतर है उसका जो है कितना सिग्निफिकेंट है, उसका क्या वैल्यू है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही कहते हैं कि एक्चुअली में, या फिर जो है वैल्यू लेस हो गया, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा का एनालिसिस किया एक्चुअली में। तो इसका एक फीचर है आपका कि ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है और इसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस की बात होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे बात होगी तो क्या होगा, किस दो ग्रुप के बीच में ही ना होंगे, बिटवीन टू ग्रुप्स। इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिख लीजिए, केस कंट्रोल स्टडीज या रेफरेंस स्टडीज पास्ट, क्या बोलते हैं, भूतकाल पर आधारित होते हैं, तथा सर क्या बोले, एक बार और रिपीट कीजिए। केस कंट्रोल स्टडीज या रेफरेंस स्टडीज भूतकाल के डेटा पर आधारित होते हैं। भूतकाल, पास्ट डेटा, या ऐसे लिख लीजिए, पास्ट डेटा पर आधारित होते हैं। ठीक है। इसमें
जी। दो ग्रुप्स होते हैं, केस ग्रुप एवं कंट्रोल ग्रुप्स। कंट्रोल ग्रुप को केवल तुलना करने के लिए रखा जाता है तथा उस पर वास्तविक प्रयोग नहीं होता। सर क्या बोले, कंट्रोल ग्रुप को? केवल तुलना करने के लिए रखा जाता है तथा उस पर वास्तविक प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, केस ग्रुप का नहीं लिखाएंगे, समझ ही गए। इसको तुलना करने के लिए लिखा है, फिर लिख लीजिए जबकि, लिख लीजिए जबकि केस ग्रुप में वास्तविक प्रयोग या ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं। सर यही वाला लिखे थे, कंट्रोल ग्रुप को केवल तुलना करने के लिए रखा जाता है तथा उसका वास्तविक प्रयोग करने के लिए होता है, यही ना लिखाए थे। तथा उसका वास्तविक प्रयोग नहीं होता है, उसमें है। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। जिनका अगर लिखने उखने में छूट जाया करे ना, तो किसी अपने क्लासमेट से मांग भी सकते हैं, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, केस कंट्रोल स्टडीज आर पार्टिकुलरली यूजफुल इन दीज सिचुएशंस, अर्थात कौन कौन से सिचुएशन में यूजफुल होगा। ठीक है, यूजफुल सिचुएशन यानी प्रयोग लिख लीजिए। यूजफुल सिचुएशन कब कब इसका प्रयोग होता है, प्रयोग, इसका प्रयोग कब कब होता है यूजुअली। इस सब तरह का क्वेश्चन जो है ना, रिसर्च और नेट से जो है जुड़ा हुआ। तो कब होगा, जैसे पहला है कि स्टडीइंग रेयर डिजीज, रेयर डिजीज, जो बीमारियां रेयर होती है। ठीक है, तो रेयर डिजीज को स्टडी करना होगा तो अब कहाँ से लाएंगे वैसा सैंपल, है ना, पॉपुलेशन कहाँ से, वो आपको मिलेगा, आदमी नहीं मिलेगा। तो अब क्या है कि उसको तो पास्ट के डेटा पे ही जाके देखना पड़ेगा ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, केस कंट्रोल स्टडीज में क्या होगा, एक केस होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो केस कहाँ से मिलता है आपको, केस मिलता है पास्ट से। ठीक है, पास्ट से आप जाकर के केस निकाल रहे हैं, उसका मेडिकल फाइल सारा देख रहे हैं क्या क्या था उसमें, और फिर एक सर कंट्रोल ग्रुप से आप रेयर का स्पेलिंग क्या लिखे हैं? RARE। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से जब हम रुका करें ना, तब वो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा पूछ लिया कीजिए, बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाता है ना। स्टडिंग रेयर डिजीजेस, उसमें जो है आप क्या करेंगे, यूज करेंगे उसको कि बीमारियों का पता करने में। दूसरे बात क्या है, लंबी बीमारियों में, लंबी बीमारियों में ऐसी बीमारियां होंगी जो काफी लंबे समय से जो है चल रही हैं। ठीक है, जैसे एक्सपोजर और डेवलपमेंट पीरियड होता है बीमारी का। एक्सपोजर पीरियड क्या होता है कि जब आपको बीमारी लगी, धीरे 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 बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगा। तो अब वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर स्टडी करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्यों, कौन उतने पेशेंट को कौन ट्रैक करते रहेगा उतना टाइम तक, है ना, और बहुत महंगा भी होगा। तो क्या होगा कि जिनके पास पहले से जो है डिजीज था, मान लीजिए कि कोई आदमी को डिजीज लगा हुआ है और आप उसके साथ साथ, उसको 20 साल लगेगा उस डिजीज को फाइनल फॉर्म तक डेवलप होने में, तो 20 साल तक आप स्टडी नहीं ना कीजिएगा। तो जिसके ऊपर, जिसके साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, 20 साल जिसका हो चुका है स्टडी का, तो जिस व्यक्ति का जो है पहले से जो है पास्ट जिसका एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था ऑलरेडी, ये तो वहां पे आप स्टडी कर पाइएगा। ऐसा कर सकते हैं कि किसी को बीमारी लगा दी और 20 साल तक स्टडी कर रहे हैं, तो वैसे जगह में केस कंट्रोल स्टडीज जो है यूज होता है।
अब थर्ड में देखते हैं जनरेटिंग हाइपोथेसिस। तो जब हम लोग को हाइपोथेसिस जनरेट करना है तब भी जो है यहाँ पे यूज होता है जनरेट हाइपोथेसिस। अब ये कैसे हो गया? फिर बीमारी का एग्जांपल लेते हैं। बीमारी है, अब बीमारी का हमको सामने पेशेंट नहीं मिल रहा है लेकिन हमको बीमारी पे स्टडी करना है, तो क्या करेंगे? पिछले का डेटा लेंगे। इसमें बार बार वही आएगा, भूतकाल भूतकाल भूतकाल, ठीक है। पीछे का डेटा लेंगे और उसको देख करके हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे। क्या हाइपोथेसिस क्या होता है? एक वाक्य होता है, ठीक है। एक चीज को क्या बोलते हैं? पूर्व कल्पना भी कहते हैं, या फिर उसको एक क्या संबंध वाक्य भी हम बताए थे कि संबंध वाक्य जो है ये हमने अपना शब्द दिया था, एग्जाम में शायद ये ना है, जो कि संबंध बताता है किसी चीजों में। तो आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया। मान लीजिए कि आपका हाइपोथेसिस था कि खैनी खाने से जो है ना अ, क्या होता है कि ये होंठ की नसें जो है उसके अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगता है। तो ये आपकी हाइपोथेसिस कहाँ से जनरेट होगी? जब आप पिछला स्टडी देखेंगे और आपको लगेगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट मतलब ये मिले हमें सैंपल्स जिनको खैनी खाने की आदत भी थी और उनके होंठ के नसों में ब्लॉकेज की समस्या भी देखा गया, तब जाकर के। तो ये जो है सिचुएशन में जो है इस तरीके का है, ठीक है। तो यूजुअली डिजीज और ये सब चीज में जो है ना इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा देख लेते हैं। एडवांटेज पहले देख लीजिए, यानी फायदा लाभ। कोई भी हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा बढ़िया से एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ हम लोग देख पाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसके एक चीज ये भी देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है। दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें इसका यूज होगा, और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव है। एडवांटेज में देखते हैं, क्विक होगा, तो जल्दी किया जा सकेगा, ठीक है। और इनएक्सपेंसिव होगा, यानी सस्ता होगा। डेटा मिल गया, सीधा काम कर लिया, है ना। ये नहीं कि पेशेंट के पास बार बार जा रहे आ रहे, रोज जो है हम ऑटो का भाड़ा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। फिर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, फिर ब्रेक हो रहा है, लंच टाइम में जाके कैंटीन में खाना खा रहे। प्राइसेस जो क्या होती है एडअप नहीं हो रही है। सस्ता है, सीधा गया फाइल उठा करके ले आया और फाइल को पढ़ लिया, ठीक है। सूटेबल है किसके लिए? रेयर डिजीजेस के लिए। सुटेबल फॉर रेयर डिजीज, रेयर एंड लॉन्ग डिजीज। रेयर के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, दोनों के लिए। उसके बाद क्या है? जब आपके पास पहले का डेटा हो या पहले का एक्सपोजर हो तो आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजों को, ठीक है, मल्टीपल, अनेक, ठीक है, मल्टीपल चीजों को आप लोग इसमें देख सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, ये फायदा है। लैब में कीजिएगा तो ये नहीं ना संभव है। लैब में आप क्या करेंगे? डिजाइन बनाएंगे और उसके हिसाब से करेंगे, मतलब थोड़ा सा फ्री है, ये फ्रीडम देता है। अब दिक्कत क्या है? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है, इसमें सिलेक्शन बायस हो जाएगा। सिलेक्शन बायस मतलब क्या होता है? बायस का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है। कहकशां आप हमको कुछ भेजे थे ना, बढ़िया तो था, वो डिलीट क्यों कर दिए फिर? फिर हमको लगा था गलत है इसलिए आप कुछ नहीं बोले। अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है। हम देख लेते हैं, फिर जैसे कभी देख लिए उस समय रिप्लाई नहीं किया, बादों में करते हैं, वो व्यस्तता के कारण होता है। वैसा गलत सही कारण नहीं होता है, वैसा नहीं सोचिएगा। वो नॉर्मल बात है मेरे लिए, और जो लोग हमको जानता है वो भी जानता है कि नॉर्मल बात है। अभी देख लिया, अभी कुछ कर रहा होगा, बाद में रिप्लाई करेगा। अच्छा था वो। और हमको फिर से भेज दीजिएगा तो थोड़ा हमको भी हिंदी ठीक रहेगा ना साथ में वो करने में। ठीक। सिलेक्शन बायस, उसके बाद रिकॉल बायस। वैसे भी जानते हैं किसी को कुछ भेजने के बाद डिलीट नहीं करना चाहिए। डिजिटल एटिकेट्स में वो चीज आता है। अगर गलती से चला गया
तो आप जो है ना उसके नीचे एक मैसेज लगा दीजिए कि गलती से चला गया या फिर अरे ये, और एक मैसेज लगा दीजिए। उसके बाद जो है वो जब देख ले तब उसके बाद डिलीट कीजिए। तो ये वो चीज है, कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे आपने अच्छा लिखा हो, खराब लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। चलिए, रिकॉल बायस और सिलेक्शन बायस क्या होता है। सिलेक्शन बायस क्या होता है कि कई बार ना हम जब चीजों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं 10 के सैंपल में, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर बायस या पक्षपात होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फौज में सबसे ज्यादा सिलेक्शन बायस क्या होता है, एक हैंडसमनेस सिलेक्शन बायस है, ठीक है। कि फौज में जैसे हम लोग एसएसबी इंटरव्यू देने जाते थे, 6 बार तक हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू दिया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू क्या होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है। तो जब आप उस एग्जाम को क्रैक करके जाते हैं सेना में अधिकारी बनने के लिए, जैसे इधर सिविल सर्विस हुआ, उधर डिफेंस सर्विस हुआ, दोनों में सेम रैंक होता है, बट उधर कैप्टन, मेजर ये सब होता है और इधर आपको ये होता है। तो जब आप उसमें जाते हैं तो वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे आप नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं कि सिलेक्शन के प्रोसीजर में कई बार जो है ना, जो हैंडसम लोग होते हैं, जो थोड़े लंबे चौड़े होंगे, गोरे होंगे, स्पोर्ट्समैन टाइप के होंगे, जिनका बिल्ड कद काठी अच्छा होता होगा, थोड़ा बाल वाल एकदम पूरा बढ़िया हीरो टाइप के होंगे, उन लोगों का जो है ना पहला स्क्रीनिंग में जो है सिलेक्शन ज्यादा होता है। तो फर्स्ट वाले में जब हम गए थे तो उस टाइम पे हम भी बहुत हैंडसम हुआ करते थे, और उस ग्रुप में जितने बच्चे हो थे ना, वो सारे जो है ना एकदम एक पे एक, मतलब लगभग जो है ना समझिए कि 31 बच्चे जो अंदर हुए थे उसमें हम लोग सेलेक्ट हुए थे, और उस 31 में से 28 तो जो है ना एकदम सुंदर और हैंडसम था ही देखने में। तो क्या था ना कि ये फौज में बहुत ये चीज है कि लंबा चौड़ा हो या फिर देखने में स्मार्ट हो, हैंडसम हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो, तो जो है ना वो लोग बायस है उन लोगों के अंदर कि वैसे लोगों को ले लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं बढ़िया बंदा है, ठीक है। तो ये एक बायस है, जबकि फिजिकल फॉर्म का है ना, सामने से कोई आकर्षक दिख रहा है, चेहरा मोरा अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत लायक है, और किसी का चेहरा खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेना के अधिकारी बननी होगी। लेकिन बहुत ज्यादा इसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी होते वही। और हैंडसमनेस और हुलिया का क्या है, सब दिन तो एक जैसा रहता नहीं है, और हेल्थ भी एक जैसा नहीं रहता है। तो वैसे ही कभी गए तो बैलून जैसा मुंह फुला हुआ था एकदम। भोपाल की गर्मी, बाप रे बाप, मतलब नाखून के बीच में हवा घुसता था ना ऑटो में जब चलते थे तो एकदम लगता था कि पूरा अलग हो जाएगा नाखून वहां से, पूरा गला वाला सब, नाक वाक से हम लोग का खून निकलना था। हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी आर्द्रता रहती है, तो हम लोग को उतने सूखे इन्वायरमेंट और गर्मी का आदत नहीं था, और वहां पे इतना ड्राई होता था, मतलब इतना सूखा गर्मी होता था ना कि हम लोग का नाक के अंदर कई सब जगह लगता था कि फट फट जाएगा और जल जल जाएगा। तो 4 से 5 दिन में तो बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाता था। पहला दिन तो एकदम स्थिति हो जाए खराब, भाई ऐसा एकदम सूखा गर्मी ना मिले। वो लोग जब आते हैं इधर इधर वाले गर्मी में ना, तो उनको चिपचिप वाले से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो अभी देखें कि एक सिलेक्शन बायस है। सेम चीज हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे इसमें क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज में बहुत क्लियर बात कही गई है, चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो या लेक्चरशिप का इंटरव्यू या कहीं पे भी हो, ये लुक का जो है ना वो एक एडवांटेज मिलता ही है, क्योंकि आदमी के अंदर इनहेरेंट है सिलेक्शन बायस, ये ब्यूटी के प्रति। अब क्यों है इनहेरेंट, इसीलिए है क्योंकि आदमी के अंदर जो है ना, जैसे क्या होता है कि ह्यूमन हो या एनिमल हो, मेल हो या फीमेल हो, उसमें मेटिंग टेंडेंसीज होती है कि वो मेट करेगा और आगे के वंश को जो है पैदा करेगा। तो उसको क्या चाहिए, उसको फिट और सुंदर होना, उस तो वो हेल्थ का एक पहचान है कि जैसे फिट हो और सुंदर हो, ठीक है, हैंडसम हो, तो दैट मीन्स उसका हेल्थ बढ़िया है। तो इसी के कारण ये नेचुरल बिहेवियर है, ये हैंडसम और स्मार्ट और फिट व्यक्ति को हम लोग अच्छा समझते हैं, तो ये अंदर से वो चीज आता है। तो इस कारण से हम लोग के अंदर ना इनहेरेंट बायस होता है ब्यूटी के प्रति, और वो आपको हर जगह दिखेगा। जैसे कोई हैंडसम लड़का होगा, आकर्षक हो ना, एकदम पूरा मैग्नेटिक टाइप की उसकी पर्सनालिटी होगी, तो सब लोग उससे दोस्ती करना चाहेंगे, सारे लड़की लड़कियां। लड़कियों में होगा तो वैसे ही वो चीज होगा। तो ये चीज होती ही है। तो ये सिलेक्शन बायस है, ठीक है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे, कहीं भी जाओगे, रेडियो स्टेशन में जिस टाइम पे हम ज्वाइन किए थे, तो उस बैच का हम टॉपर थे, रिटर्न का भी और इंटरव्यू में भी हमको वो फायदा मिला। तो दोस्त लोग जो है ना हमको मजाक से बोलती थी कि यार अब वहां पे मतलब जो कलीग्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, ये हो जाता है ना कि कभी कभी ये चीजें इतनी ज्यादा हो जाती है आपके साथ कि सब लोग, कोई आपको खाली छोड़ ही नहीं रहा, आप जहां जा रहे हो वो आ गया, जहां जा रहे हो वो आ रहा है। अब जिसको बात करने का मौका नहीं मिल रहा है आपसे, वो जल रहा है, चिढ़ रहा है, वो ये कह रहा है कि यार क्या है क्या है। तो ऐसे में एक बहन हमको ये बोलती है कि यार क्या है तुम्हारे में, लड़का सब चिपका रहता है खाली है, बोले है ये क्या मतलब है।
तो बोले कि हाँ, तुमको देख के इन लोग का औरत जाग जाता है। हम बोले वो सही है। फिर उसको हमने बताया कि देखो एक चीज होता है सिलेक्शन बायस, ठीक है। हर व्यक्ति जो है सुंदरता और अच्छे व्यवहार के प्रति आकर्षित होता है। तो आपके में सुंदरता हो ना हो, अगर आपका व्यवहार अच्छा हो ना, तो आप सिलेक्शन बायस का फायदा उठा सकते हैं। कैसे देखते हैं कॉलेज और डिपार्टमेंट? कुछ बच्चों के प्रति टीचर का झुकाव बड़ा बढ़िया रहता है, और उन बच्चों को देखते होंगे कि थोड़ा साफ सुथरा कपड़ा पहन के आता है ना, थोड़ा लुक पे काम करता है, और थोड़ा उसका बोलने बोलने का शैली अच्छा होता है, या तो कुछ गुण होगा। तो वही 4-5 बच्चे होते हैं, वही है सिलेक्शन बायस। अब मान लीजिए कि वो टीचर कभी बीपीएससी के पैनल में कहीं पे जो है पोस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजी के, और आप जो है चले गए पैनल में, आप गए इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको पता चला अरे ये तो फलना सर है, फलना मैम है, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो हो गया सिलेक्शन बायस। लेकिन जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ उसके साथ क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि जहाँ पे आप पिछले केसेस का जो है ना सिलेक्शन कर रहे हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे आपके साथ सिलेक्शन बायस जो है वो चीज है। अब रिकॉल बायस क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिलेक्शन बायस सबको समझ में आ गया? सर इसको लिखेंगे कैसे? मतलब बना के जैसे लिखते हैं लिखना नहीं है, बस समझना है सिलेक्शन बायस, पक्षपात। सिलेक्शन के लिए जो पक्षपात होगा बस इतना ही, इसको लिखना जरूरी नहीं है। इसको लिखना मेन चीज, उसका डिफिनीशन जरूरी है, खाली इसमें पॉइंट लिख लीजिए सिलेक्शन बायस। दूसरा रिकॉल बायस बताते हैं। रिकॉल बायस क्या है? रिकॉल किसका फंक्शन है बताइए तो? किस ह्यूमन बिहेवियर का फंक्शन है रिकॉल? मेमोरी का है ना, मेमोरी का जी फंक्शन है रिकॉल। तो मेमोरी का फंक्शन जब रिकॉल है, तो क्या हो गया कि अगर मेमोरी जो है ना कहीं पे फॉल्टी रिकॉल करती है, ठीक है। हम लोग की मेमोरी हमेशा सही से वर्क नहीं करती है, मेमोरी एक कंस्ट्रक्ट है। जब हम लोग मेमोरी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग मेमोरी क्रिएट करते हैं। हम लोग को क्या लगता है कि जो क्रिएट हुआ, जो दिखा, उसको हमने स्टोर कर दिया। पर नहीं, जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है, जैसी हमारी सोच होती है, जो हम चाहते हैं या जैसा है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि मेमोरी जो है क्रिएट होती है। और जब वो क्रिएट हुआ तो वही रिकॉल होगा। समय के साथ क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। कई बार हुआ कुछ था और आपको याद कुछ है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि बात कर लेंगे, और मेरे साथ ये है ना कि मतलब अपने साथ ये मिट्टी डालने वाला आदत कि कुछ भी आर्ग्यूमेंट होगा, कुछ भी झगड़ा होगा, तो उस पे ना मतलब है छोड़ो यार, हटाओ, क्या मैटर करता है। तो वो इस तरीके से हो जाता है ना कि हम एग्जैक्टली भूल जाते हैं कि कोई भी झगड़ा हुआ, कोई भी बहस हुआ, तो उस दौरान हम क्या बोले, हम क्या बात किए। क्योंकि मेरे लिए मैटर ये करता है कि यार झगड़ा समाप्त हो गया, चलो प्रेम से रहते हैं। जहां पे भी जो भी हो, कलीग हो, दोस्त हो, यार हो, घर वाले हो, कुछ भी हो, तो वो मैटर ही नहीं करता है कि उस टाइम पे क्या हुआ, पूरे कंप्लीटली वाइप आउट जाता है मेरे मेमोरी से। और फिर जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो क्रिएट होने लगता है। फिर हमको लगता है हम ये बोले थे, अगला बोलेगा नहीं तुम ये बोले थे, अच्छा हम ऐसा बोले थे, नहीं हम ऐसा बोले थे ना। अब अगले को क्या लगेगा कि झूठ बोल रहा है, बना रहा है, कितना बदमाश आदमी है, झगड़ा भी कर लिया, हमको दुख भी दे दिया, और उसके बाद बात भी बदल रहा है। तो उसको लगेगा मैनिपुलेटिव है। पर यहाँ कहानी कुछ और है। और इसका भी कारण था, हमको अपनी नानी से बड़ा जोर झगड़ा हो गया था। हम जाते नहीं थे उनको देखने के लिए ना, मतलब उनका बहुत सारा चीज हमको बड़ा ये लगता था कि एकदम कैसे नानी कर रही है। हमको बहुत मानती थी, तो इतना मानती थी, लेकिन पूरा झगड़ा हो गया तो मुंह फुलाए हुए थे। तो एक बार नानी घर गए 1.5 साल के बाद, तो नानी वैसे ही टॉन्ट मार के बोली कि आ गया, हाँ, काहे आया? और ऐसे हाँ, कितना कितना दिन बाद आया? बोले आए तो थे इधर, कितना दिन हो गया? 1.5 साल हो गया। बोले, हाँ। अब कब आएगा? बोले आ जाएंगे घूमते फिरते। क्या बोले? आ जाएंगे घूमते फिरते। तो बोली हमको एक बात क्या, कि हाँ, अब जब हम मरेंगे ना तब तुम आएगा कंधा देने के लिए। एग्जैक्टली वही चीज हुआ। उस चीज ने मेरा नेचर बदल दिया। हम बहुत सारे ग्रजेज रखते थे लोगों के प्रति, कि ना कोई कुछ बोल दिया अगर, या मेरे साथ एक बार कोई मिसबिहेव कर ले, एक बार कुछ कुछ वैसा कर ले, तो उसके बाद ना हम उसको कभी नहीं भूलते थे, ना कभी माफ करते थे। उस एक चीज ने बदल दिया। एक बार वैसे ही हुआ, हम सच में नहीं जा पाए बीच में मिलने के लिए, और एक दिन नानी की मृत्यु का खबर आया, और हम वही सोचे कि जो है वही हुआ जो नानी बोली थी, कंधा देने के लिए आएगा, वैसा ही हुआ। और हमको इतना ग्लानि हुआ उस चीज से कि हम जब मुंह फुलाए रखे नानी से, और 2 साल 3 साल से ज्यादा हो गया, और एक दिन पता चला कि ऐसे ऐसे नानी खत्म हो गई। हमको सही करने का भी मौका मिला। तो फिर जब हम वहां पे मतलब चिता नहीं होती है, जल रही थी, तो मेरे साथ ये है कि जिसके भी हम चिता पे या वैसे में जाते हैं, सबके में तो नहीं जाते हैं, तो वो शुरू से अंत तक जब तक जलता रहे तब तक हम वहीं पे बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे। तो वैसे ही हम देखते रहते, हम फील कर पा रहे थे अपने अंदर। हम जब अपने अंदर देख रहे थे, हम देख रहे थे कोई शिकायत है, हमको तो इतना शिकायत था नानी से, हम अपने अंदर देख रहे थे कि मेरे अंदर कोई शिकायत ही नहीं बच रहा है।
हम कितना शिकायत लाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बुरा-बुरा चीज़ उनके बारे में सोचने का भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमको मिल ही नहीं रहा है अंदर, जैसे कहीं था ही नहीं, कहीं है ही नहीं। तो उस दिन अपने को समझ में आया क्या, कि पता है, शिकायतें जो है ना, मतलब कभी-कभी ये होता है जीवन में कि आप शिकायतें करते रह जाएँगे और इंसान चला जाएगा सामने से। बस उस दिन से ना वो उस एक घटना ने ऐसे बदल दिया मेरे नेचर को कि हमने उस चीज़ को, ग्रज को होल्ड करना, झगड़ा करना, शिकायतें करना सब छोड़ दिया। काहे कि वो तो रह गया ना वैसे ही, तो उसके बाद से हम करते ही नहीं है किसी से। हाँ, ठीक है, झगड़ा-वगड़ा हो गया, जो भी हो गया, और उसका ये असर हुआ कि हमको याद तक नहीं रहने लगा। उस वे में माइंड क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। रिकॉल बायस क्या है? अब अगर उस चीज़ को हम याद करने की कोशिश करते हैं, मेरा माइंड फॉरगेट कर जाता है झगड़े वाली चीज़ों को। इससे 2 चीज़ होता है, एक तो हम खुश भी रहते हैं और दूसरा झगड़ा करके भी अगले को एकदम साफ दिल से अपना लेते हैं। लेकिन कभी-कभी मेमोरी में मतलब फ्लॉ होने के कारण अगला आदमी हमको सोचता है कि मैनिपुलेटिव हो गया। रिकॉल बायस यही है, जब आपका मेमोरी में दिक्कत आ जाती है ना? क्योंकि रिकॉल एक फॉल्टी फंक्शन है। वो पास्ट इवेंट, एक्सपीरियंस या एक्सपोज़र के साथ ना वो चेंज हो जाता है। तो आप उसको याद करने की कोशिश करना, तो याद करने की जिस समय कोशिश कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ैक्टली जो हुआ है पक्का वही याद है। उसके आस-पास भी याद आता है। इसीलिए जो है ना, गवाही वाले वो चीज़ में एक रिसर्च किया गया था इस पे कि जो लोग कोर्ट में गवाही देते हैं, तो वो कितना एक्यूरेट होता है। कोर्ट केसेस तो लंबे चलते हैं, 15-15, 20-20 साल चलते हैं। जितना बार गवाही दे कर दिया जाता है, पूछा जाता है, सेम बात को अगर जो है 5 साल में जो है अलग-अलग टाइम पे पूछा गया, तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग तरीके से लोगों को याद रहता है और लोगों को लगता है कि नहीं, जो याद है वही ऐसा ही हुआ था। फिर बाद में उनको बताया जाता है तो कन्फ्यूज़ जाते हैं ना, हम ऐसा बोले थे। नहीं-नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। ठीक है? तो लोग कहें क्या बात से पलट जाता है, ऐसे है वैसे। पर भाई मेमोरी काम ही ऐसे करती है, ठीक है? तुरंत में किसी आदमी को एकदम बुरा समझने या बनाने या किसी को जो है ना हुल मारने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मैनिपुलेटिव हो ऐसे-वैसे। खैर हम लोग तो साइकोलॉजी पढ़े लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे किसी के साथ। दुर्भाग्यवश हम लोग के साथ ऐसा खूब होगा। क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़े हुए लोगों का दर्द ये है ना कि आप किसी को कुछ भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताओगे, वो मानता नहीं है, जब तक उस समस्या में ना पड़ा हो। या उसको एहसास ना हो कि हम गलत कर रहे हैं या फँस गए हैं, हमको सही करना है तब तक। ये बहुत कम लोगों को होता है ऐसा एहसास। तो मेमोरी में दिक्कत, रिकॉल में दिक्कत, इसको हम लोग कहते हैं रिकॉल बायस। ठीक है? अगर कोई लिखना चाहते हैं इसको, तो लिख सकते हैं सिलेक्शन बायस के बारे में कि जब किसी चीज़ को चुनने में, पहले सिलेक्शन लिख लीजिए फिर रिकॉल लिखाएँ। किसी चीज़ को चुनने में किसी प्रकार का हम पक्षपात कर जाते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता, तो उसे सिलेक्शन बायस कहते हैं। जैसे लड़कों में सिलेक्शन बायस भरपूर, ठीक है? अब लड़कों को क्या है कि देखिए बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड है कि किस चीज़ के लिए, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी सुंदर लड़का दिखेगा, सुंदर लड़की दिखेगा उसको, तो 1 सेकंड के लिए मतलब अच्छा लगेगा, बढ़िया फ़ील होगा, हाँ, कितना बढ़िया, और वो अच्छे से बिहेव करे तो ओह! क्या बात है। मतलब सुंदर लड़की हो और अच्छा बिहेवियर हो, तो पीछे तो एकदम जो है ना, जैसे मंदिर में एकदम ना सोमवार को भक्तों की लाइन लगी होती है, एकदम लाइन लगा होगा इधर से, दूर-दूर से लोग जयकारा मार रहा होगा, कोई फ़ोटो देख के आहें भर रहा होगा, वैसा होगा। लड़कों के साथ भी वही होगा, अगर हैंडसम है, बिहेवियर अच्छा है, जेंटल है सबके साथ, तो उसके पीछे भी जो है ना लोग पूरा यही पता करने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। हो ही नहीं सकती है। उसको कोई अप्रोच ही नहीं करेगा ये सोच करके कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इसकी गर्लफ्रेंड ना हो। और वो आराम से पड़ा रहेगा अपना मस्त। तो ये चीज़ है। सिलेक्शन बायस में जो है क्या है ये, अब एक और चीज़ देखिए, कोई भी जैसे मेट है, मेल मेल है या फीमेल है इस तरीके से, फिजिकल ट्रेट्स को देख कर के क्या हो गया? क्या आकर्षित हो गया। अब आकर्षित हो गया तो उसको क्या लगा? बहुत बढ़िया आदमी है। क्या गड्ढे में गिरा कि नहीं गिरा? तो बायस क्या होता है? बायस हमेशा गड्ढे में गिराता है, ठीक है? सुंदरता देख कर के लड़कियों के पीछे चले गए। लड़कियाँ बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि बहुत जेंटल होती है, बहुत प्यार से बात करती है। लड़कियों से ज़्यादा क्रूर कोई होता ही नहीं है। जब पता चलेगा कि उसके गुण पे देखो, उसके तुम सूरत पे मत देखो। उनका एक्सट्रीम है, या तो एकदम ममता ही है, तो एकदम क्रूरता है। तुम बीच में हो, बैलेंस कर लेते हो। तो वो जो तुमको देख के लग रहा है ना कि मतलब सुंदर है, अच्छी है, प्यारी है, तो ये अच्छी होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्त्री-पुरुष एक जैसा ही होता है। वो भी अच्छा होता है, वो भी खराब होता है, बट थोड़ा-सा उसको जेंटल बनाया गया है। पुरुषों के बारे में वही है कि पुरुषों के बारे में देखते हैं इन लोग का आवाज़ भारी होता है, ये लोग लड़ लेता है, ठीक है? देह में ताकत होता है, तो हम लोग को हार्ड समझा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष भी सौम्य होते हैं, वो भी रोते हैं, बहुत रोते हैं, बट दिक्कत ये है कि वो किसी के सामने नहीं रो सकते हैं।
माँ के सामने रोएंगे तो दिक्कत है, ठीक है, बहन के सामने रोएंगे तो दिक्कत है, बच्चा के सामने रोएंगे तो दिक्कत है। तो किसी के सामने आप रो ही नहीं सकते, आप अकेले में रोते हैं, जो है चुपचाप एकदम ऐसे करके रोते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपका वो बिहेवियर हो जाता है। तो सब बेसिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं उसको अलग अलग हिसाब से। तो सिलेक्शन बायस में अगर आपने गलती की, मित्र के चयन में गलती की, पार्टनर के चयन में गलती की, इंटरव्यूअर आप हैं, अगले व्यक्ति के चयन में गलती की, तो क्या होगा, उससे खराब स्टाफ आएंगे, है ना, आपके जीवन का अनुभव खराब हो गया, जो भी आपका निर्णय है वो नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो तगड़ा बंदा या बंदी कौन है, जिसको एक्चुअली में रूप से किसी का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कितना भी रूप का जलवा दिखला लो, कितना भी स्मार्ट हैंडसम बन लो, कितना भी जेंटलमैन बिहेवियर दिखा करके आगे पीछे मंडराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमको फर्क जिन चीजों से पड़ रहा है, अगर वो क्वालिटीज आप में होंगी तो हम देख लेंगे और हम खुद अप्रोच कर लेंगे आपको, ठीक है। तो सिलेक्शन बायस से, इनहेरेंट सिलेक्शन बायस से ऐसे ही बचना है। लड़कों में भी देखते हैं, शादी वादी करने जाता है, लड़की सुंदर देख लिया, बस पगला गया एकदम पूरा है, दहेज न लेंगे, ये न लेंगे, वो न लेंगे, एकदम पूरा पागल हो गया कि शादी तो इसी से करना है। अरे ब्रो, सुंदरता थोड़ी ना देखने का, नेचर देखने का है, डिसीजंस देखने का है कि किसने लाइफ के किस टाइम में कैसे कैसे डिसीजंस लिए। तो डिसीजंस व्यक्ति सोच समझ के लेता है, या डिसीजंस व्यक्ति के कैरेक्टर को बताता है। तो एक्शंस देखना है, डिसीजंस देखना है, ठीक है, बिहेवियर देखना है, सुंदरता का क्या अचार डालोगे तुम। तो यही सब चीजें जो पक्षपात में आती है, और भी बहुत तरह के बायसेस होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे उन सारे बायसेस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बायसेस पर, फैलेसीज पर, इन सब पे अलग से टॉपिक होता है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ फैलेसीज हम पढ़ेंगे, फिर रिसर्च मेथड जब पढ़ा रहे हैं, तो इस बीच में लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च मेथड क्या है कि थोड़ा बहुत ना राम लक्ष्मण का संबंध है दोनों में, है ना, कि दोनों भाई है, माताएं अलग अलग है, पर है दोनों भाई ही। राम लक्ष्मण की तो माता भी शायद एक ही थी, भरत और राम कह लीजिए, दोनों की माताएं अलग अलग थी। तो ये जो रिकॉल बायस है, रिकॉल बायस कैसे प्रभावित करता है हमारे इस चीज को, मान लीजिए कि इस स्टडी को, केस कंट्रोल स्टडी को कैसे प्रभावित करेगा, रिकॉल बायस हो गया तो हमने तो ये देख लिया कि ये वाला बायस कैसे प्रभावित करता है, सिलेक्शन बायस, ठीक है, कि जो है किसी किसी चुनिंदा लोगों को चुन लिया किसी को देख करके, तो क्या हुआ कि वो सही से रिप्रेजेंट नहीं किया हमारे सैंपल को। अब यहाँ पे हमने रिकॉल बायस पास्ट डेटा पे, ठीक है, पास्ट डेटा को किसी ने लॉग किया होगा, किसी ने लिखा होगा, किसी ने जमा किया होगा, हो सकता है उस दौरान रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आ गया हो, है ना, मतलब याद करके या पीछे के डेटा को आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो 4-5 आपने केस स्टडीज पढ़ा पीछे के डेटा को, अब आप जब उसको लिख रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ रिकॉल करने में जो है मिस हो गया हो। तो ये जो है ना, जहाँ पे मेमोरी का फंक्शन आएगा तो वहां पे रिकॉल बायस आने की संभावना है। अब आप लोग को ना करना क्या है, देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि सर पॉइंट बाय पॉइंट बता दिए, सब में बता दिए, इसमें ये एडवांटेज है, इसमें ये डिसएडवांटेज है, लिख लिया और हाँ ठीक है समझ गए ना, ये पढ़ाई नहीं है। ये क्या है, ये वही है नहीं कहते हैं हम, जो कहते हैं कि बस डाल दो बोतल में, मतलब खाना है और कागज पे जाकर के जो है उगल देना है, मुंह में उंगली डाल करके सारा जो उल्टी कर देना है, और उसको हम एजुकेशन समझना है और खुद को एजुकेटेड समझना है। नहीं, वैसा पढ़ाई नहीं करना है। अभी जो इतना जो हम लोग देखे ना, ये वही था। तो करना क्या है, करना ये है, रिकॉल बायस पढ़ा, क्या समझा, मेमोरी में दिक्कत, इससे क्या समझ में आया, जहां कहीं भी मेमोरी का हम लोग यूज करेंगे, जिस भी चीज में जहां पास्ट क्या यूज करेंगे, जहां भी मेमोरी बेस्ड काम करेंगे, वहां पे किस बायस की आने की संभावना है, रिकॉल बायस की आने की संभावना। ऐसे सोचना है चीजों को, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम नोट्स बनाते जाओगे, लिखते जाओगे जगह जगह पर, तो कहाँ से याद करोगे उस 3 घंटे में 300 कितने क्वेश्चन, कितना बार बार हम 300 क्वेश्चन बोलते, 300 मार्क्स होता है ना, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इधर 150 क्वेश्चन है, 3 घंटा है, उस 3 घंटा में कहाँ से तुमको तुम्हारा नोट्स और सब चीज याद आ जाएगा, ठीक है, रामानुजन तो है नहीं हम लोग। तो ये नहीं करना है कि डेटा को ना मेमोराइज करना है, क्योंकि रिकॉल क्या होता है, देख लो, रिकॉल हमेशा सही नहीं होता है। तो हम लोग को क्या करना है, चीजों के संबंध को समझना है, क्या चीज कैसे वर्क करती है, दिमाग लगाना है। जैसे मैथ का फॉर्मूला कैलकुलेटर 1+2=3 होता है, याद थोड़ी किया 1+2=3, जब भी 1+2 आता है माइंड कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है।
तो उस तरीके से हम लोग को डेवलप करना है। नज़र और याद पॉइंट पे नहीं फोकस करना, नज़र कर और याद जो है ना वहाँ फोकस करना है, कि जहाँ पे काम कैसे हो रहा है, प्रोसेस पे फोकस करना है। तो इससे क्या पता चला? हमने समझा कि जहाँ पे भी चयन की बात होगी, कि जहाँ पे चुना जाए, कुछ ऐसे चुना जाए, वहाँ पे सिलेक्शन बायस की बात होगी। तो सिलेक्शन बायस को अब चलो थोड़ा-सा इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग अदर अदर साइड में। सिलेक्शन बायस है, ठीक है? तो जब हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग क्यों करते हैं? अब आपसे पूछा जाए कि क्यों रैंडम सैंपलिंग किया जाता है? रैंडम सैंपलिंग करने से क्या हो जाएगा? आप बताओ क्या होगा? सिलेक्शन बायस कम होगा कि नहीं होगा? रैंडमली अगर हमने सैंपलिंग कर लिया तो। नहीं तो क्या होगा कि हाथ से चुन-चुन कैसे करेंगे, तुम आ जाओ जी, तुम आ जाओ, तो क्या होगा? सिलेक्शन बायस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? रैंडम सैंपलिंग करते हैं। तो यही है रिसर्च में ना, मतलब चीज़ों को समझिए, देखिए कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है? जहाँ पे सिलेक्शन वहीं पे सिलेक्शन बायस, जहाँ पे रिकॉल वहीं पे रिकॉल बायस। मतलब जिस गड्ढे में आप जो काम जिस रास्ते पे जाओगे, देखो, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसी रास्ते के गड्ढे में गिरने की संभावना है ना। तो जहाँ पे जिस फंक्शन का हम यूज़ कर रहे होंगे अपना, वहाँ पे वो वाला बायस आ सकता है। बहुत कॉमन बात है। कुछ नहीं याद करना है पूरा किताब और कुछ नहीं करना है, बस कॉमन सेंस और समझना है, ठीक है? तो अब जो है थोड़ा रिकॉल बायस जब हम लोग देख लिए, समझ लिए, रिकॉल बायस का भी लिख लीजिए। जब मेमोरी से गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर लिया जाए, तब उसे रिकॉल बायस कहते हैं। ठीक है? रिकॉल बायस से क्या नुकसान हो सकता है? अब हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को जिस तरीके से पढ़ना है, जिस स्कॉलर हम लोग स्टार्टिंग में जो इंट्रो क्लास दिए थे, तो हम सबको बोले थे ना कि और भाई गलत ये के बाद क्या बोले जब मेमोरी से गलत? गलत इन्फॉर्मेशन रिकॉल होती हो। चलो, तो जब हमने स्टार्टिंग में क्लास का इंट्रो दिया था, तो उस टाइम हमने क्या बोला था कि नेट की तैयारी दुनिया के सारे एग्जाम्स की तैयारी से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें आपको गहराई में जाना पड़ता है। आपको जो है ना, मतलब ये वो सिस्टम है, कहते हैं ना, एक कौर को 72 बार चबाते हैं। खाना कम है, चबाना ज़्यादा है। हम लोग को वो सीखना है, और बाकी एग्जाम्स में क्या है, खाना ज़्यादा है और खा करके तेज़ी से उगल देना है, जैसे बोला गया जिस डिज़ाइन में। तो ये हम लोग का एग्ज़ाम बिल्कुल अलग है। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो स्कॉलर की डिमांड करता है। एक रटंत विद्या या फिर एक मैनेजर की डिमांड नहीं करता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी जो होता है ना, वो मैनेजर की डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होते हैं, हम खुद भी अटेम्प्ट किए हैं, तो वो एक उस एग्ज़ाम की जो तैयारी करेगा ना, उसको मैनेजमेंट आ जाएगा। क्यों मैनेजमेंट आ जाएगा? एक सेकंड-सेकंड में टाइम गिनना पड़ता है, मिनट-मिनट में टाइम गिनना पड़ता है। ठीक है? उस तरीके से इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, इतना सारा टॉपिक होता है, सबको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। तो समझिए कि आईएएस बनने की ट्रेनिंग जो है ना, असली ट्रेनिंग, मतलब ऑफ़िस की, प्रशासन की ट्रेनिंग बाद में जाके मिलती है। लेकिन जो असल ट्रेनिंग जो है ना आईएएस बनने की, वो तैयारी के सालों में ही मिलती है, जब आप तैयारी कर रहे होते हो उसी दौरान। तो इतना मिनट टू मिनट मैनेजमेंट करना होता है, एक-एक चीज़ का मैनेजमेंट करना होता है। अगर आपको लगता है ना कि केवल तैयारी करनी होती है, केवल पढ़ना होता है, नहीं, इमोशन का मैनेजमेंट करना होता है। 4 से 5 मिनट जो है ना दिमाग का अगर दही हो गया, तो 5 मिनट चला गया आपका। और फिर उस 5 मिनट के कारण अगला 15 से 20 मिनट या 5 घंटा कितना खराब होगा और कितना जाएगा नहीं पता। 1 साल तक वैसा जीवन कि आपका दिमाग अनुशासन में है, आपका शरीर अनुशासन में है, समय अनुशासन में है। सोचिए कि वो कैसा, मतलब ना एक वो मॉन्क वाला लाइफ होता होगा किस तरीके का, जब उसमें जाते हैं। तो इसी कारण से व्यक्तित्व जो है ना चमक जाता है उसके बाद, ऐसी चीज़ें करने को। 2 चीज़ें, दुनिया में 2 एग्ज़ाम जो है ना सबसे टफ माने जाते हैं। इंटरव्यू सबसे टफ होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ का एसएसबी इंटरव्यू, दुनिया का सबसे टफ इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ। और रिटन एग्ज़ाम सबसे टफ होता है यूपीएससी का। तो जब दोनों चीज़ें आप फेस किए होते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप में वो चीज़ आएगा ही, डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन और बहुत सारी क्षमताएँ डेवलप होती है। और चाहे किसी को क्रैक करना हो, नहीं करना हो, नौकरी करना हो, नहीं करना, जीवन में एक अटेम्प्ट जो है ना, दिल लगा के दोनों ज़रूर देना चाहिए, एकदम सब कुछ बदल जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व में। तो अब चलो वापस आए हम लोग रिकॉल बायस पे। अब ये बताइए
कि गलती तो हो गई सर, रिकॉल बायस तो हो गया। कॉमन सेंस से देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे आंसर को। यही सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, इससे आपकी समझ डेवलप हो रही है। यही समझ आपको एग्जाम में काम आएगी। कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत हद तक उस टाइप के आ सकते हैं, लेकिन वहाँ काम जो है ना आपका अंडरस्टैंडिंग ही आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं रिकॉल बायस हो गया, ठीक है। रिकॉल बायस को कम कैसे किया जा सकता है कि मेमोरी सही से रिकॉल करे। मान लीजिए कि एकदम सही डेटा आपकी मेमोरी निकाले, तो सभी लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, बताइए तो जरा कैसे रिकॉल बायस को कम किया जाए या कोई चीज को सही से याद किया जाए कि बीती हुई घटना एकदम सटीक सटीक रूप में याद है। आंख बंद करके दिमाग को शांत करके सोचने से। ठीक है, एक ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लिया और सबको मिलाया, है ना। पुलिस क्या करती है, पूछताछ करती है ना वारदात में बहुत सारे लोगों से। कोर्ट क्या करती है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ करती है और सबका जो स्टेटमेंट मिलाती है। क्यों मिलाती है? रिकॉल बायस कम करने के लिए। सब में जो कॉमन दिख रहा है वही सच होगा, और जहाँ जहाँ किसी में वेरिएशन दिख रहा है ऐसे वैसे, फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ना, एक बड़ा मस्त सा चीज है। जैसे हम आप लोग को बोले थे ना कि वो एक ग्रुप में एक बार भेजे थे शेरलॉक होम्स वाली किताब, वो पढ़ने के लिए कि कभी अगर खाली टाइम हो या फिर आप लोग का हॉबी हो कुछ, तो कहानी वानी पढ़ने का। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जासूसी कहानियां हैं उसमें। और शेरलॉक होम्स एक ऐसी जासूसी कहानी पर किताब लिखी गई है जिसमें क्राइम पर कम बल्कि रिसर्च मेथड पर ज्यादा फोकस किया गया है। पूरे किताब में ना हर एक कहानी में आपको फोकस कम मिलेगा इस चीज पर कि क्रिमिनल ने क्या किया, कैसे क्राइम को अंजाम दिया। क्रिमिनल के ऊपर फोकस नहीं है, फोकस ये है कि उसको सॉल्व कैसे किया। इंडक्टिव आर्गुमेंट लगाता है वो, डिडक्टिव आर्गुमेंट लगाता है, मल्टीपल सोर्सेज से निकालता है, डेटा कलेक्शन करता है, अलग अलग डेटा कलेक्शन के उसके इंटरव्यूज हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड है, ठीक है, इंटरव्यूइंग मेथड है। तो जिस चीज को ना हम लोग किताबों में पढ़ रहे हैं उसको कहानी के माध्यम से आप पढ़ते हैं, जब आप शर्लॉक होम्स की जो है कहानियां पढ़ रहे होते हैं। तो वैसे कहानियां पढ़ के जब आप बड़े होंगे या वैसा होगा तो क्या होगा, आपके नेचर में आ जाएगा रिसर्च मेथड और इन्वेस्टिगेशन। तो फिर बन गए ना आप स्कॉलर, ठीक है। क्या रहेगा आपके लिए नेट एग्जाम क्रैक करना? कुछ नहीं, सोच ही वैसा है, बनावट ही वैसा है स्कॉलर की जैसा। तो हम लोग को कोशिश करना है वो चीज करने का। उसके बाद देखिए रिकॉल बायस को कैसे कम करेंगे। एक काम करते हैं, मेमोरी पे रिलाई नहीं करते हैं डेटा के लगाते टाइम। हम लोग डेटा को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है ये करेंगे। तो जिस टाइम पे डेटा कलेक्ट किया गया अगर उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किया जाए, जैसे एक क्वेश्चनायर बना दिया जाए या एमसीक्यू बना दिया जाए, उसके बाद जो हमारे पास डेटा होगा तो वो तो एकदम लिखित है, ऑब्जेक्टिव डेटा है, उसमें रिकॉल बायस की संभावना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एकदम नोटेड है, कोडेड है। समझ गए? तो रिकॉल बायस को कम करने के लिए क्या चीज है, उसको लिखना। जो डेटा है या जो भी कोई भी चीज है या कुछ भी माइंड में आया या कोई भी इंफॉर्मेशन, उसको फटाक से नोट डाउन करना। तो नोट डाउन करना, डेटा कलेक्ट करना, ये सब क्यों होता है? रिकॉल बायस को कम करने के लिए। और अगर ये पूछा जाए कि डेटा कलेक्ट करने से, चीजों को लिखने से कौन सा बायस कम हो जाता है, तो रिकॉल बायस कम हो जाता है, क्योंकि आप मेमोरी पर निर्भर नहीं रहते। जैसे 4 दिन पुरानी चीज है, सेम चीज जो है 4 दिन पुरानी चीज है, धीरे धीरे उसका मेमोरी क्या होगा, फेड आउट करते जाएगा। कोई घटना घटी तो क्या होगा, आप उतनी डिटेल में नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई वारदात या कोई घटना हुई और तुरंत आपको जो स्टेटमेंट लिया जाए तो एकदम पूरे डिटेल में एक एक चीज के साथ आपको याद रहेगा। तो ये चीज है, ठीक है। तो उसको हटा, मतलब एक तरीका क्या है, लिखना। और आप जैसे बोले कि आंख बंद करके दिमाग शांत करना, तो वो एक सब्जेक्टिव तरीका है। हो सकता है किसी के लिए काम करे, किसी के लिए काम ना करे, है ना। दिमाग शांत करना या फिर वो इमेजिनेशन कई बार उसको वो चीज करती है। उसके बाद क्या है, रिकॉल एड्स होता है। रिकॉल एड्स का मतलब होता है जो चीजें मदद करती है रिकॉल करने में। जैसे क्या होता है ना, डीपर्सनलाइजेशन समझते हैं आप लोग, क्लिनिकल वाले डीपर्सनलाइजेशन सुने हैं? नहीं सर। जब कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सबसे पहले प्रभावित हो जाता है, वो डीपर्सनलाइज होता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। जैसे देखे हुए हैं कि ब्रेकअप वगैरह हो जाता है ना, या प्रेमी बिछड़ गया जिससे वास्तविकता में प्रेम था, तो व्यक्ति डीपर्सनलाइज होता है, उसके पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं, वो अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है।
क्योंकि होता क्या है कि जिन यादों के सहारे उसका व्यक्तित्व बना होता है, व्यक्तित्व क्या है? आपके मन, आपके फीलिंग, है ना? आपकी मेमोरीज़, आपको जो लग रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो कहाँ से आता है? ये जो आपका मैं है, वो कहाँ से फ़ॉर्म हो रहा है? आपका मैं फ़ॉर्म हो रहा है आपकी आदतों से, आपकी फीलिंग्स से, आपकी हरकतों से, जो पास्ट मेमोरीज़ हैं कि हाँ, हम ऐसा-ऐसा करते हैं, ये मेरी हैबिट्स है, ये मेरी चीज़ है, तो वो आपको मैं बना रही है, ठीक है? और वो सब मैं क्या होता है, एक व्यक्ति से जुड़ा होता है। जब आप किसी के साथ ऐसे करके वैसे रिश्ते में, फुल प्रूफ प्रेम में, सारी खुशी वहाँ से मिल जाए, सारी फीलिंग्स वहाँ से आ रहा है सब कुछ और अचानक से वो बंद हो गया। सब आदतें चली गई, सब ये चीज़ हो गया। अब वो जो आपके मैं का जो आधार था, जो मेंटेनेंस था, वो क्या हो गया? चुटकी में एकदम भँवरने लगा और व्यक्ति का चेंज होने लगा। तो इसी को कहते हैं डीपर्सनलाइज़ेशन और ये एक तरीके से कहिए तो व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है? धीरे-धीरे 8 से 10 साल से 12 साल या 15 साल कितना भी टाइम लगता है आदमी को सोचिए एक सीरीज़ में व्यक्ति को काम करने में अपने ऊपर, है ना? ऐसा व्यवहार बनाने में, अपने सोच बनाने, अपने बिलीफ सिस्टम को सेट करने में, भरोसा बनाने में और वो एक झटके में ऐसे टूट जाता है। सब सब उसका जो है व्यक्तित्व पूरा नहीं कहते हैं कोरा कागज़ में बदल गया एकदम, सब खत्म हो गया। अब उस कोरे कागज़ पर अपने व्यक्तित्व को अपने कलम से अगर वो लिख दे, तो आपदा को अवसर में बदल दिया। और अगर बाहरी समाज ने, उसकी फीलिंग्स ने, रिजेक्शन की फीलिंग्स ने, सैड फीलिंग्स ने, दुनिया की जो है कटु इन चीज़ों ने लिख दिया, तो फिर वो बेचारा वैसा होके रह जाएगा। बदल गया व्यक्तित्व एक ट्रॉमा ने, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है ना हर एक आपदा में एक अवसर भी होता है। पर्सनली हम क्या फ़ील करते हैं कि हर ब्रेक डाउन के बाद ना एक मौका मिलता है क्योंकि आपके व्यक्तित्व का स्ट्रक्चर आपने नहीं बनाया होता है। आपके व्यक्तित्व का स्ट्रक्चर आपके आस-पास के एनवायरनमेंट ने, आपके फीलिंग ने, आपके आस-पास की घट रही घटनाओं ने आपको शेप किया होता है। लेकिन जब आप टूट के पूर्णतः बिखर जाते हैं, सब कुछ टूट जाता है ना, तो फिर आप तय करते हैं कि आप कैसे बनोगे, ठीक है? एक-एक पीस उठाते हो, जहाँ पे जो रखना है वैसे लगाते हो और अपने आप को स्कल्प्ट करते हो, छेनी हथौड़ी से एक बनाते हो अपने आप को एक वैसा। तो जितनी बार टूटोगे ना, उतनी बार ग्रेट होगे, उतनी बार और अच्छे होगे, और बढ़िया होगे। क्योंकि जो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में अपने आप आ गई होंगी, बाहर के समाज के कारण, वो नहीं रहेंगी। फिर वो होगी जो आप बनना चाहोगे। तो वैसे भी होता है पॉज़िटिव और पहले से और भी बढ़िया हो जाता है आदमी कई बार अगर इस चीज़ को समझे तो। मतलब हर धोखा और हर चोट के साथ और बढ़िया बन गए हम, ठीक है? उसको छेनी हथौड़ी की तरह लिया। इस तरीके से जो है हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी में कि डीपर्सनलाइज़ेशन क्या होता है? मेमोरी को हम लोग को मेमोरी में दिक्कत करने के कारण हम लोग की पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे रिकॉल? रिकॉल का क्या फंक्शन है देखो, जब आप उस व्यक्ति से मिले थे, उसके पहले आप बहुत चीज़ें कर रहे होंगे। उसके पहले की आपकी मेमोरीज़ होंगी जो कि सप्रेस हो गई होंगी उसके आने से, क्योंकि नई मेमोरीज़ ने ओवर फ्लड कर लिया होगा, है ना? नई खुशियाँ दी होगी नई चीज़ को। तो आपको क्या करना है वैसे सिचुएशन से निकलने के लिए? थेरेपी का जो बेस होता है, वो बता रहे हैं। कोई थेरेपी अगर दी जाती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो क्या करोगे उससे निकलने के लिए? लोग क्या करेंगे? उस टाइम के जो उसके पहले के जो इमोशंस थे, ठीक है? जो उस टाइम गाने-वाने आप सुनते थे, जो उस टाइम आप स्पोर्ट्स करते थे, है ना? उस टाइम जो किताबें पढ़ा करते थे, जो चीज़ उस टाइम के जो आपके दोस्त थे, जो कि उसके मिलने के बाद सब कुछ वही हो गया या वही हो गई, सारे दोस्त छूट गए पीछे, वहाँ पे जाओ, ठीक है? सेम म्यूज़िक सुनो, सेम गाना सुनाओ, तुम कैसा फ़ील करोगे जैसे ये चीज़ कभी हुई ही नहीं थी? धीरे-धीरे रिपीट करोगे ना तो एकदम वापस वैसे फ्रेश फ़ील करोगे जैसे उससे मिलने के पहले थे, धोखा खाने के पहले थे। तो ये चीज़ें क्या होती है कि डिपर्सनलाइज़ेशन से डिपर्सनलाइज़ेशन से पर्सनैलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन उसको आप वापस जो है ना, पूरे खत्म होने से बढ़िया है कि थोड़ा बैक कर लें, है ना? टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पीछे जा करके उस घटना के पहले वाली पर्सनैलिटी को गेन कर लें और फिर वहाँ से बिल्ड कर लें। या नहीं, तो अगर है पूरा मतलब वो वाला चीज़ कि हाँ भाई फिर से बिल्ड करेंगे अब अपने आप को, अगर वो लग रहा है कि हाँ फ्री हो गए हम तो, फ्री महसूस कर रहे हैं, वैसा स्ट्रेंथ है तो वो भी ठीक है। तो रिकॉल और मेमोरी ये कितना इम्पोर्टेंट हम लोग के लाइफ में ये चीज़ रखता है कि रिकॉल अगर सही से सही चीज़ों को करा दिया जाए, तो टूटी हुई चीज़ें सुधर जाती हैं और अगर रिकॉल गड़बड़ हो जाए, तो कई बार सुधरी हुई चीज़ें भी गड़बड़ हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल। कोई व्यक्ति है, अब आप उससे 20 साल पहले का उसकी ज़िंदगी पूछ रहे हैं, ठीक है? उसको बैठा दिए हैं और उससे पूछ रहे हैं, बताओ कौन था? कौन थी? क्या थी? क्या-क्या किए थे उसके साथ? हैं? कहाँ-कहाँ घूमे थे? ठीक है? कितना गहरा रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ?
ऐसे वैसे। अब वो बता रहा है आपको, उसको जो याद आया बता दिया, ठीक है? आपने कहीं और से पता कर लिया था। दोनों बात में जो है क्या हो गया, अंतर आ गया और उसके बाद आपने जो है उसकी क्लास लगानी शुरू कर दी। तुम रे, हैं घटिया आदमी। तो मेमोरी जो है ना, जो ना कराए उन लोगों के साथ। चलो, तो रिकॉल एड्स का जो हम लोगों ने देखा एग्जांपल, जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने देखा कि सॉन्ग्स थे, एक्टिविटीज थी, स्पोर्ट्स था, वो उसने क्या काम किया, उसने रिकॉल एड्स का काम किया। एड का मतलब होता है सहयोगी, ठीक है? तो उसने क्या किया, रिकॉल कराया मेमोरी को और पर्सनैलिटी के उन प्राचीन दबे हुए हिस्से और मेमोरीज को वो करके आपको वैसा बना दिया। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखे हैं, एक साधु साधु क्या कहा जाए, मलंग कहा जाए उसको, तो वो आईआईटीएन जो है बाबा, इस नाम से फेमस है। उनके ऊपर आपने देखा कि एक अच्छा खासा जो है ना वो लाइफ जी रहा था, ठीक है? और एक बार एक फ़िल्म बनाते टाइम उसको लगा था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में ना लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ज़िंदगियाँ खराब होती है, मैं अवेयरनेस फैलाऊँगा बड़ा होके। तो पैसा-वैसा कमा के सेटल होके, वो अवेयरनेस फैलाने के लिए उसपे शॉर्ट मूवी बनाने के लिए निकला। शॉर्ट मूवी बनाते-बनाते उसके ऊपर वो मेमोरीज़ इतनी हावी हो गई, वो वापस उसी जगह पे चला गया। उसके रिलेशनशिप्स खराब हो गए, डिसफंक्शनल हो गए, पूरी पर्सनैलिटी खराब हो गई, बिगड़ गई, अलग ही रास्ते में उसको वही चीज़ प्रेज़ेंट लगने लगा, हावी हो गई वो चीज़ के ऊपर। तो मेमोरी देखो क्या चीज़ है ना? आप पुरानी यादों को महसूस करते हैं, महसूस करके जीते हैं तो वैसा ही लगने लगता है। तो मेमोरी आपको कहीं भी पहुँचा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है, पर्सनैलिटी को कैसे भी शेप किया जा सकता है। तो थेरेपी में क्या करते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इसी चीज़ का तो लेवरेज करते हैं। मेमोरी पहले क्या करेंगे, व्यक्ति को बोलेंगे अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट करो जो कि बुरे मेमोरीज़ को रिप्लेस कर दे, या तो जहाँ-जहाँ अच्छे मेमोरीज़ है उसको आप याद दिलाएँगे, दिखवाएँगे। वैसे फीलिंग्स को स्ट्रेंथन करेंगे। अब इसके बाद क्या है, कई बार स्टैटिस्टिकल मेथड का भी यूज़ करते हैं हम लोग रिकॉल बायस को कम करने के लिए, ठीक है? सिलेक्शन बायस को कैसे कम कीजिएगा? कॉमन सेंस लगा के कोई बताइए। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे। क्या करेंगे सिलेक्शन बायस को कम करने के लिए? सर किसी के रैंडम मतलब कि सैम्पलिंग का यूज करें। हाँ, सैंपलिंग का यूज़ करेंगे, रैंडम सैंपलिंग भी होगा, स्ट्रैटिफाइड होगा, मतलब सैंपलिंग मेथड का यूज़ करेंगे, ताकि सिलेक्शन बायस ना हो, ठीक है? हुँ। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। आई होप सबको सही से समझ में आ गया होगा। जहाँ पे अगर थोड़ा डाउट रहा है, कुछ रहा है, पूछ लीजिए फिर से। लिखने में छूटा है तो बोलिए, स्पेलिंग में है तो भी बोल सकते हैं।